स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से चल रहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। लगभग 30 मिनट आपकी क्लास डिले से स्टार्ट हो रही है। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत संस्थान का एक नया प्रोग्राम आपके समक्ष देखने को मिला होगा, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अब इस चैनल पे शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, थोड़ा सी इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, 4 से लेकर के 6 बजे तक अब हम डेली 4 से 6 पीएम तक अब हम डेली जो है आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस पे काम करने वाले हैं। आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस पे हम काम करने वाले हैं, यानी कि इसके प्रैक्टिस सेशन को यहां पर लिया जाएगा और समग्र सूक्ष्मता के साथ में अवलोकन किया जाएगा प्रश्नों पर। अब आप में से बहुत ढेर सारे लोग हैं कि एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी बंद नहीं होगी, परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी की जो टाइमिंग है उसको हमें शिफ्ट कर दिया जा रहा है। इस एनसीईआरटी की टाइमिंग अब 5 बजे से नहीं होगी, अब वो टाइमिंग रहेगी 6 पीएम पर। कितने बजे होगी? 6 पीएम पर। तो आप सभी लोगों को जो 5 बजे आकर के एनसीईआरटी ज्वाइन करते थे, अब आप सभी लोगों को आना है। कृष्णा पटेल जी, आप, मैं देखा बहुत आप परेशान दिख रहे थे, तो आपको 6 बजे अब डेली एनसीईआरटी क्लास मिलेगी, ठीक है। तो जो 5 बजे की एनसीईआरटी की क्लास चलती थी अब वो डेली 6 बजे चलेगी। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को इस बैच से कनेक्ट हो जाना है, और जिनको भी आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस की प्रैक्टिस करनी होगी वो 4 से लेकर के 6 बजे तक इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बता दी गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अभी पीछे एक वीडियो आया था रवि सर का, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए अब बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और 2 चैप्टर हमने लिए हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि एक टॉपिक जो है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है और उसमें एक सेंट्रल थीम को अगर मैं बता दूंगा तो पूरी कहानी वहीं से क्लियर हो जाएगी। यहां पर याद रखना, एक टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल और केमिकल जो चेंजमेंट होते हैं हमारे परिवेश में, विभिन्न ऐसी घटनाएं होती हैं जहां से सवाल पूछा जाता है आपसे। प्रश्न आपने देखा होगा कि पूछता है कि मोम का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक की रासायनिक, है ना। अब याद रखना यहां पर। और साथ ही साथ आज हम ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक मेंशन किया गया है साइंस में, विज्ञान में, क्लास 7th की बुक में, और वो है मौसम और जलवायु। मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का जो अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन होता है, कि कैसे जलवायु परिवर्तित होता है और कैसे जंतु उस जलवायु के अनुरूप व्यवहार करते हैं, अर्थात एडॉप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं। इन दोनों को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं। एक जानकारी मैं बता दूं, ये हमारा नंबर है जिससे आप किसी भी समस्या के साथ में होंगे तो आप वहां पे फोन कर लीजिएगा। इस एनसीईआरटी से, इस टेलीग्राम चैनल से तत्काल आप सभी लोग जुड़ जाइए। जितने भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इससे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही वीडियो शुरू होगी कहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिले चाहे ना मिले, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तुरंत इसी टेलीग्राम चैनल पे वीडियो सेंड कर दिया जाएगा और क्लास समाप्त होने के बाद जो क्लास की पीडीएफ होती है वो पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। अब आते हैं बिना किसी भूमिका के सीधे टॉपिक पर। पूरा कंसंट्रेशन, क्या पर्यावरण की क्लास भी आप ही पढ़ाएंगे या कोई और टीचर आएगा? अनिल तिवारी जी, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो कार्य किया जाएगा। बस ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए। एक लंबी मैराथन हमको चलना है, एक लंबी दौड़ हमको दौड़नी है। इस वजह से अपने कदमों पर भरोसा रखिएगा, मजबूती पर अपने भरोसा रखिएगा। बस थोड़ा सा हमको समय दीजिए, लगभग 2 महीने का आप हमको समय दीजिए। एकदम कंप्लीट एनसीईआरटी हम सभी प्रतिबद्ध होकर के क्रमबद्ध तरीके से आपको कवर कराएंगे। अब ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे, बिल्कुल कमेंट्स को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए और चीजों को समझना प्रारंभ करिए। भौतिक और रासायनिक 2 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले भूमिका को समझिए, क्या लिखा गया है। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत ढेर सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनना एक परिवर्तन है। भाई आपने क्या किया, पानी में शक्कर डालकर मिला दिया, अब एक प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार दूध से दही बन गया, यह भी क्या हो गया, एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। दूध जो होता है कभी कभी खट्टा हो जाता है, यह भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि ये परिवर्तन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं आपके दैनिक जीवन में। अब ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक जो फिजिकल चेंजमेंट के अंतर्गत आता है और एक रासायनिक, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक। अब किसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, किसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, आज के टॉपिक में अच्छे ढंग से पढ़ लो। अब दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा जब सवाल पूछा गया तो आपको दिमाग में ये तुरंत क्लियर कर लीजिएगा कि ये भौतिक होगा कि रासायनिक। आपको दोबारा समस्या नहीं होनी चाहिए जीवन में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक परिवर्तन पे। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक परिवर्तन पर। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। क्या लिखा गया है भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में? पदार्थ के आकार और साइज और रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं। यानी कि ये पेन कितना लंबा चौड़ा है, इसका आकार है ना, इसकी साइज और इसका रंग कैसा है, व्हाइट कलर का है ना। अगर ये किस प्रकार के गुण हैं, ये एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे ये इस पेन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं ये बता रहा हूं कि पेन इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इस कलर का है, ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रख लीजिएगा। नहीं, क्लास बंद नहीं होगी, क्लास की टाइमिंग अब 6 बजे रहेगी। बस इतनी सी बात है कि अब डेली आप सभी लोगों को 6 बजे एनसीईआरटी की क्लास में आना है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझना। लवनीश अग्रवाल जी, क्लास बंद नहीं होगी भाई मेरे, नहीं बंद होगी, ठीक है। जब तक आप सभी लोगों का प्रेम इस तरीके से रहेगा, ये क्लास बंद नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। यहां पर लिखा गया है वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें भौतिक गुणों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भौतिक गुणों का परिवर्तन हो जाता है। इस पेन को हमने तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब इसके आकार में, इसके साइज में बदलाव आ गया, यह परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लिखा गया है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक परिवर्तन को आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी लेकर के मैं क्लियर कर रहा हूं आप तक, ठीक है। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दो बातें आपने सीखी। पहली बात तो यह सीखी कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरी बात याद रखना, भौतिक परिवर्तन में याद रखना इसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन ऐसा मिले, कोई ऐसा परिवर्तन अगर दिखे, ठीक है, कोई ऐसा परिवर्तन दिखे, तो याद रखना वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। चलिए मैं आता हूं बोर्ड पर, और बोर्ड पर सारी चीजों को मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं। बोर्ड पर आता हूं और बोर्ड पर सारी बातों को क्लियर करने का मैं प्रयास करता हूं। ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। मैं अब एडवांस लेवल पर बात कर रहा हूं, जहां से सवाल आपकी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में, एआरओ की परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में या यूपीपी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस लेवल पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि ये बताइए मोम का पिघलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है, अगर मैं आपसे कहूं कि मोम का पिघलना ये किस प्रकार का परिवर्तन है, मोम का पिघलना
ये किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है। ध्यान से पहले सुनो, आप इसको क्यों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत लाओगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रटना नहीं है आपको, रट्टू तोता नहीं मैं बना रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपका बेस कंप्लीट करा रहा हूं। आपने भौतिक परिवर्तन में यह पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मोम अगर पिघल गया दीपावली के मौसम में, या दीपावली का जब त्योहार होता है मोम पिघल जाता था, उसी मोम को इकट्ठा करके फिर से उसमें धागा लगा दो, फिर से वो जलेगा। ये उत्क्रमणी होता है, इसको रिवर्स आप कर सकते हैं। और इसमें कोई नया उत्पाद बना क्या, नहीं, नया उत्पाद का निर्माण भी नहीं हुआ। तो वही तो परिवर्तन भौतिक होता है, जिसमें नया उत्पाद भी नहीं बनता है और साथ ही साथ इसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए एक और बताने का प्रयास करिएगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बर्फ का पिघलना, तो बर्फ भाई पिघल गया है, ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, वो इस वजह से भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा कि क्योंकि बर्फ पिघल गया है, पानी बन गया है। ठीक है, पानी को फिर से लाओ, फ्रिज में रखो, और फ्रिज में रखोगे तो पुनः वो क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। बहुत आसान है। फिर से देखो, अगर मैं कहूं पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, याद रखना यह कैसा परिवर्तन है। पानी का वाष्प में बदलना यह कैसा परिवर्तन होता है, तो याद रखना पानी का वाष्प में बदलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। वही वाष्प ठंडा कर दीजिए, पुनः पानी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। पानी से भाप बना, उसी भाप को आप क्या करो, ठंडा करो, फिर से जो होगा वो पानी मिल जाएगा। याद रखना ये भौतिक परिवर्तन है। खूब अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी लास्ट में मैं आपके समक्ष सवाल भी लेकर के आऊंगा। तो फिर ये मत कहना कि सर कंफ्यूज हो गए, सर मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन। खूब अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर कर लो। जैसे एक चीज और मैंने कहा कि धातु को गर्म करने पर, धातुओं को गर्म करने पर उनका लाल हो जाना। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर लोहे को कभी आप गर्म करो तो लोहा कैसा हो जाता है, लाल। ऐसे कभी बर्नर पर रखो तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर उसको हटा दो, फिर देखो जैसी स्थिति में था उसी स्थिति में हो जाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी बेसिकली किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। आपने खूब अच्छे तरीके से यहां तक यह सीख लिया है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। मैंने आपको यह सिखा दिया है कि भौतिक परिवर्तन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी याद रखना, नया उत्पाद नहीं बनेगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी, जो था वही रहेगा। और दूसरी बात ये याद रख लेना कि ये कैसा होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय सर क्या होता है, रिवर्सेबल, यानी कि जिसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसी का उल्टा करो, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन सर किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाएगा। याद रखना, इसकी पहली विशेषता है कि इसमें नया पदार्थ बनता है, लेकिन इसकी दूसरी विशेषता सुनो, ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, ये उत्क्रमणीय नहीं होता है, रिवर्सेबल नहीं होता है। जैसे धनुष से बाण निकलने के पश्चात कभी वापस नहीं आता, जैसे आपके जीवा से बोला गया शब्द कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन हो गया तो हो गया, बदल गया जो बदल गया, एकदम बेवफा की तरह है, हो गया तो हो गया। अब दोबारा वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो इस बात को।
जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझो। एनसीईआरटी से मैं चीजों को चुरा रहा हूं और आपके लायक क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी चीजों को समझिएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यही उदाहरण आपके परीक्षा में सवाल के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मोम का जलना। ठीक है, क्या है? मोम का जलना। जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं वही उदाहरण आपकी परीक्षा में सवाल के रूप में पूछा जाएगा। मोम का जलना। देखो, मोम का पिघलना, मोम पिघला फिर से मोम बन गया, उसी को इकट्ठा करके आपने मोम बना दिया, उत्क्रमणीय है। लेकिन जो मोम जल रहा है, याद रखना, कोई भी चीज अगर जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कोई भी चीज अगर जल रहा है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हमने कहा कागज का जलना, अगर हमने कहा कागज का जो जलना है, लकड़ी का जलना जो है, कोई भी चीज अगर जल रहा है, कोई भी चीज अगर जल रहा है ना, मैग्नीशियम तार का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना। मैं ये क्यों एग्जाम्पल ले आया हूं? क्योंकि ये एग्जाम्पल आपका आयोग लेता है, उसी आयोग के एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूं। ये एग्जाम्पल ध्यान से समझो क्योंकि यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम के तार का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, मोम का जलना, ये सारे के सारे। अच्छा, फलों का पकना, बताओ भाई, फलों का पकना। अगर मैं कहूं कि फलों का पकना कैसा परिवर्तन? आम कच्चा था, पक गया। क्षमता है किसी में जो उसको पुनः कच्चा कर दे? क्षमता है किसी में? नहीं क्षमता है, किसी में भी क्षमता नहीं है। हमारे आसपास सर्वाधिक जो परिवर्तन दिखते हैं वो रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। जैसे हमारे शरीर में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? अगर मैं कहूं पाचन, अगर मैं कहूं श्वसन, ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। आपने रोटी का टुकड़ा खाया, अब वो डाइजेस्ट हो गया भाई, ग्लूकोज में बन गया। अब उसको थोड़ी ना है कि पुनः उस ग्लूकोज को पकड़ के रोटी में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। बात समझ में आ गई? दूध का दही में बदलना, ठीक है, दूध का दही में बदलना। दूध जो है वो दही में बदल गया तो बदल गया, अब वो दोबारा रिटर्न नहीं होगा। वीडियो को लाइक भी करते चलें जितने भी लोग देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या, अच्छा एक बात और देखिए, एक एग्जाम्पल इसने ये भी लिया है, लोहे का जंग लगना। देखिए एक एग्जाम्पल इसने लिया है रासायनिक परिवर्तन में, लोहे का जंग लगना। एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो उस पे भूरे रंग की परत जम जाती है। ये जो पदार्थ होता है जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि में लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच जो होती है, लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रहती है उस पर जंग जरूर लगता है। तो आप बताइए जंग लगना क्या होता है? जंग लगना किसे कहते हैं? जंग लगना कौन सा परिवर्तन के अंतर्गत आएगा? जंग लगना किसके अंतर्गत आएगा? जंग लगना यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी चीज को आगे दिया गया है, इसी चीज को आगे दिया गया है। देखिएगा, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक नया पदार्थ बनेगा या एक से अधिक नया पदार्थ बन सकता है, एक पदार्थ बन सकता है या एक से अधिक पदार्थ बन सकता है, लेकिन बनेगा नया पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दैनिक जीवन में कोई भी चीज अगर नया बन रहा है
तो वो नया चीज जो बन रहा है वो याद रखना वो रासायनिक परिवर्तन ही हो सकता है, वो भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिनको न जानकारी हो याद रख लें कि कोई भी धातु को प्राप्त किससे किया जाता है, अयस्क से प्राप्त किया जाता है। किसी भी धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, अयस्क से प्राप्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, फिर से मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल अपर लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आप एडवांस लेवल को फील करें जहां से सवाल बनता है। ठीक है, तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कौन कौन सा अयस्क आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा जो पारा है, पारा का अयस्क क्या होता है, जो मुख्य है उसको तो कम से कम आपको याद ही होना चाहिए। पारा किसका अयस्क है, सीने बार का अयस्क है। आपसे पूछा जाएगा सीसा किसका अयस्क है, या सीसा किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये गैलेना से प्राप्त किया जाता है, गैलेना से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये धातु है, ये मेटल है और ये अयस्क है। अयस्क में अशुद्धियां होती हैं, इन्हीं अशुद्धियों को दूर करके अयस्क से क्या प्राप्त किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है। तो सीने बार से पारा को प्राप्त करते हैं, गैलेना से सीसा को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ भाई एल्यूमिनियम जो होता है, इस एल्यूमिनियम का क्या अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो है, कई ढेर सारे हैं, लेकिन बॉक्साइड को तो आप भूल ही नहीं सकते, आप बॉक्साइड को भूल ही नहीं सकते। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, चलिए आप बताने का प्रयास करिए। ये पिंच ब्लेंड नाम सुना है, आपने सुना होगा जरूर। पिंच ब्लेंड जो होता है ये किसका अयस्क है, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो याद रखना पिंच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका होता है, यूरेनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है, याद रखना वो किससे किया जाता है, वो पिंच ब्लेंड से किया जाता है। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो वही चीज एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना हो, जैसे लोहे के अयस्क को लोहे का है, तो हम उसे निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही धातुओं को प्राप्त किया जाता है। यहां पे देखिए, औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप ही निर्मित होती है। और याद रखना, उपयोगी पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन करके ही की गई है। इतना महत्वपूर्ण होता है रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही किसी नए उत्पाद का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन निम्न घटनाएं हो सकती हैं। रासायनिक परिवर्तन के और भी कुछ गुण हैं, इस गुणों को याद रखना जो एनसीईआरटी ने दिया है। बीपीएससी में आरओ एआरओ में इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक से अधिक ऑप्शन दिया जा सकता है कि रासायनिक परिवर्तन की और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में याद रखना ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण जैसे कि पराबैंगनी क्या हो सकती है, वो निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है। यानी कि ऊष्मा को निकाला जा सकता है या ऊष्मा को अवशोषित भी किया जा सकता है। ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, जाहिर सी बात है जब रासायनिक परिवर्तन होगा, यूरिया से अमोनिया बनेगा, तो निश्चित रूप से रंग में भी परिवर्तन होगा और गंध में भी परिवर्तन होगा। तीसरी बात याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट, रंग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और किसी गैस जो हो सकती है, कोई गैस बन जाए। तो यह बात आपको कुल मिलाकर याद रखना है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट लिखा गया है, ये बुझो है, बुझो कुछ कह रही है। एक्चुअली क्या था, बुझो का एक फिगर था,
लेकिन बेसिकली मैंने उसको इस वजह से नहीं लगाया है क्योंकि उसमें अभी आप मेरी वीडियो 5 देखेंगे, जो एनसीईआरटी का वीडियो 5 था, 5 था, उसमें बुझो का हमने चित्र लिया था तो वो लिख दिया था मेड फॉर किड्स, यानी कि उसने सोचा कि ये बच्चों वाला कुछ आइटम हम पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से उस पर कॉपीराइट आ गया, उस पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं 5वीं वीडियो पर, इसी वजह से मैंने बूझो के चित्र को ही हटा दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अध्याय 1 में हमने पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? बताओ, क्या हम इसे रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? पहेली ने कहा कि पाचन भी एक प्रकार का क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। वही तो पीछे मैंने बताया, वही तो मैंने पीछे आपको पढ़ाने की भी तो कोशिश किया। अरे भाई, प्रकाश संश्लेषण में भी तो ग्लूकोज बन गया। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको वो याद रहे। आप याद रखना, 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो नया उत्पाद बना क्या? ग्लूकोज। और इसको दोबारा नहीं बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि भोजन बन गया पत्तियों में तो फिर दोबारा आप चलो चेंज करने, ना, नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि यह भी रासायनिक परिवर्तन है, पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। अब यहां पर इतनी बातें आपको समझ में आ गई और समझ में आना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिस में कराऊंगा तो एक भी लोगों का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चलो, अब यहां पर लोहे में जंग लगना एक टॉपिक दिया गया है। आप कहते हो ना सर ये टॉपिक कहां से मिलता है? बहुत बार सवाल बनता है। लोहे में जंग लगने से कई बार सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा। हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जंग जो होता है, 2-3 चीजों के बस याद रखना। पहली बात याद रखना, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरी बात याद रखना, जंग जो लगता है, ठीक है, उसे हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे लगता है? लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, और उसमें ऑक्सीजन में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीजन के साथ में याद रखना नमी का होना आवश्यक है। बरसात में ही जंग क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि बरसात में नमी होती है। अभी मैं इसको आपके लिए आसान करता हूं, परेशान नहीं होना है। जो मैं अभी समझा रहा हूं उसको समझिए कि लोहा जब ऐसी वायु के संपर्क में आता है जिसमें जलवाष्प होता है, ऐसी के संपर्क में आता है जिसमें जलवाष्प होता है, याद रखना, उसके पश्चात जंग लगता है। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड बनता है, इसी को जंग कहते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी कि जलवाष्प दोनों की उपस्थिति क्या है? अनिवार्य है। ऑक्सीजन भी होना चाहिए, जलवाष्प भी होना चाहिए। ठीक है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है, अर्थात नमी का अधिक है, तो जंग क्या लगता है? जल्दी लगता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, जंग से लगने के लिए हम क्या करते हैं? रोकथाम के लिए कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है कि हम पेंट कर दे। गांव में हम लोग यही करते हैं ना, गांव में तो हम लोग यही करते हैं ना। ये जो बक्सा लेकर के आते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा, वो जो गेहूं रखा जाता है जिसमें चावल, ठीक है, उसको देखिए खूब हम लोग पेंट कर देते हैं। तो पेंट से बचाया जा सकता है, या फिर ग्रीज की एक परत चढ़ा करके। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाए रखना चाहिए, जिससे जंग से बचाया जा सके। एक अन्य उपाय है, इस अन्य उपाय के अंतर्गत क्रोमियम और जस्ता यानी कि जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाया जाता है। अब ध्यान से समझो, आपने केवल एक चीज पढ़ा होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम केवल जस्ते का लेपन करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बाबू ये कह रहा है कि जस्ते के साथ में आप क्या करो? आप क्रोमियम की भी परत चढ़ा सकते हो, आप पेंट भी कर सकते हो, आप ग्रिज को भी लगा सकते हो, ग्रिज की लेयर भी कर सकते हो। तो ये सारी बातें याद रखना जो लोहे को जंग से बचा सकता है। और जब जिंक का लेपन हम करते हैं लोहे पर, तो इसी प्रक्रिया को हम यसद लेपन या इसी को हम
जस्तीकरण, या इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रखना, तो कुल मिलाकर के आपने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा। जंग, जंग का मतलब क्या होता है? रस्ट। रस्ट याद रखना, रस्ट मैंने आपको बताया Fe2O3, याद रखना, ये उसका सूत्र है, सूत्र है, जंग का सूत्र है, इसको याद रखना है। दूसरी बात आपने याद रख लिया, ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जो आपके काम के लायक बिंदु है, मैं इसको इधर अलग करते चल रहा हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तीसरी बात याद रख लेना, तीसरी बात याद रख लेना कि जो जंग लगता है वो कब लगता है? जब वायु में ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जब नमी रहे, नमी का मतलब आर्द्रता रहे, तब जाकर के क्या लगता है? जंग लगता है। और नेक्स्ट बात याद रख लेना, नेक्स्ट बात याद रख लेना कि जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है, लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ता है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच से मैं लिख रहा हूं, जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। और जब लोहे से बचाना होता है तो उस पर हम जस्ते का लेपन करते हैं, और उसी जस्ते के लेपन को हम जस्तीकरण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, या फिर इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी लोहे को जिंक से, किसी भी लोहे को जंग से बचाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसने लिखा है कि यहां पर देखो, इसने एक बोला है कि जो पानी का जहाज होता है, पानी के जहाज तो हमेशा पानी में ही रहता है और वो लोहे का ही बना ही रहता है। तो इसी वजह से आप देखते होंगे नाविक जो होते हैं अपने नाव को हमेशा पेंट किए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेचारों को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि जंग लगने से लोहे की क्षति बहुत तेजी के साथ में होती है। ठीक है, तो ये इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो एक शब्द समझना, और वो शब्द है क्रिस्टलीकरण। एक शब्द होता है, और ये कौन सा शब्द है? ये है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी विलयन से ठोस के क्रिस्टल को प्राप्त करना, यह क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी विलयन से किसी ठोस के क्रिस्टल को प्राप्त करना, यह क्रिस्टलीकरण कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा? यहां पर एक पॉइंट को समझिए, इसके उदाहरण को। उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझिएगा। आपने पढ़ा है कि साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि समुद्र का पानी लवड़ी होता है, तो जब समुद्र का पानी छिछले आके गड्ढों में भर जाता है, और जब पानी वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा सूख जाता है, तो नमक बच जाता है। पानी उड़ गया, नमक बच गया। तो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हमको नमक मिलता है, ये बात सही है। वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हमको नमक मिल गया, लेकिन वो नमक कैसा है? वो नमक अशुद्ध है। वो नमक कैसा है? वो नमक इम्प्योर है। अब वही चीज लिखा गया है कि इस प्रकार से प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है, और उसके क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं। अब आपको क्या करना है? इस प्रकार के प्राप्त नमक के क्रिस्टल के आकार को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। यहां पर लिखा गया है किसी पदार्थ के शुद्ध और बड़ी अमाप, यानी कि बड़ी साइज के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। याद रखना कि एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि किसी विलयन से आप बड़ी साइज के क्रिस्टल को जो प्राप्त करते हैं, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंजमेंट होता है, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। अभी मैं आपके लिए बहुत ढेर सारे शब्द लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये एक समझ, यहां पर एक ब्लॉक में कुछ चीजें दी गई हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण का मतलब होता है प्रोटेक्टेड लेयर।
प्रोटेक्टेड लेयर क्या होता है समझिएगा, प्रोटेक्टेड लेयर क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के ये ओजोन की कहानी को बताने की कोशिश कर रहा है, और आप सभी लोगों को मैंने इतनी बार ओजोन पढ़ा दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार को समस्या होगी। हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये सूर्य है, ठीक है। हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है ये क्या है, ये सूर्य है। और सूर्य जब अपने प्रकाश को पृथ्वी पर भेजता है, अपने प्रकाश को पृथ्वी पर भेजता है, अपने प्रकाश को पृथ्वी पर जब भेजता है, तो उसमें से एक जो विकिरण होती है, उस विकिरण को बोला जाता है पराबैंगनी विकिरण। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी को ही अल्ट्रावायलेट कहा जाता है, या इसी को यूवी कहा जाता है, यूवी कहा जाता है। अब अगर ये यूवी हमारी पृथ्वी पर आ जाएगा तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के लिए यह हानिकारक होता है, ये याद रख लेना। हां, याद रखना, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक होगा। तो फिर बाबू हम कैसे बचते हैं, क्यों हमको नहीं हानि पहुंचती है? वो इस वजह से हानि नहीं पहुंचती है क्योंकि हमारे समताप मंडल में, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये ओजोन लेयर और कुछ नहीं, यही सुरक्षात्मक आवरण है, यही प्रोटेक्टेड लेयर है। ये प्रोटेक्टेड लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है, ये पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती और ये ओजोन परत जो कि कहां पर पाई जाती है, याद रखना, ये पाई जाती है बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आगे मैं डिटेल में इस पे चर्चा करूंगा, समताप मंडल में पाई जाती है। और याद रखना, इसकी मोटाई को हम डॉप्सन में व्यक्त करते हैं, डॉप्सन में व्यक्त करते हैं, ये भी बात याद रखना। तो यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ गई तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं? मनुष्य के जीन में परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य के कहां पे परिवर्तन हो सकता है? जीन में परिवर्तन हो सकता है। इतनी हानिकारक है कि मनुष्य के जीन को ही बदल सकती हैं, इतनी हानिकारक है, याद रखना। अल्ट्रावायलेट ये मनुष्य को क्या कर सकती हैं, ये मस्तिष्क विकार दे सकती हैं। मस्तिष्क विकार यानी कि मस्तिष्क जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, ये स्किन कैंसर दे सकती हैं, ये स्किन कैंसर दे सकती हैं, यानी कि इससे प्रभाव में आकर के चर्म कैंसर हो सकता है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है पराबैंगनी किरणें। लेकिन आपको सुनकर के अद्भुत लगेगा, दो बातें मैं आपको बताता हूं, और ये दोनों बातें मैं यूनिक बताता हूं। ये बहुत कम जगह पे आपने, शायद ही कोई किताब हो जिसमें ये लिखा गया है, और बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं, और बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये बाबू कि ये जो ओजोन लेयर है केवल समताप मंडल में नहीं पाई जाती, ये समताप मंडल में भी पाई जाती है और ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। तो फिर हम क्यों ऐसा कहते हैं कि ये समताप मंडल में ही पाई जाती है? वो इस वजह से क्योंकि 90% इसका हिस्सा समताप मंडल में है, 10% हिस्सा इसका क्षोभ मंडल में है। अगर कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दिमाग खराब हुआ और उसने ऑप्शन बनाकर दे दिया कि ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, 99% लोग समताप मंडल को लगाकर आएंगे, वो भी मुस्कुराते हुए। तो ये पहला फैक्ट याद रखना, दोनों में पाया जाता है। दूसरी बात क्या याद रखना कि पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी पर, हमारे भी संपर्क में आती हैं। अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार का होता है, एक अल्ट्रावायलेट सी, एक अल्ट्रावायलेट बी और एक अल्ट्रावायलेट ए। ये सी जो होता है, ये सी सबसे हानिकारक होता है। ये सी जो होता है, ये बाबू मेरे सबसे हानिकारक होता है, सबसे हानिकारक।
और इसी को एब्जॉर्ब करता है हमारा ओजोन लेयर। लेकिन ये ए और बी याद रखना, ये पृथ्वी पर आती हैं, ये ए और बी ये पृथ्वी पर आती हैं, और ए और ये बी क्या होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। तो ऐसा मत सोचना कि, ऐसा मत सोचने का प्रयास करना, याद रखना, ऐसा मत सोचने का प्रयास करना कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर ही नहीं आती, आती हैं। और हमेशा जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो किसी भी चीज को लेकर के अपनी एक धारणा बना लेते हैं। ये गलत है तो है। अल्प ज्ञानी जो होता है उसकी यही समस्या होती है कि वो इस किसी भी चीज को लेकर के एक धारणा बना लेता है। ऐसा नहीं है कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए पराबैंगनी किरणों का कोई उपयोग नहीं है क्या, है। अगर पराबैंगनी किरणें नहीं रहती तो हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण में बाधा पहुंचती। आप जो कहते हो ना कि विटामिन डी हमको सूर्य से मिलता है, विटामिन डी हमको सूर्य से मिलता है, आज जान लो वो विटामिन डी अगर इस बुझो को मिल रहा है, विटामिन डी अगर इस बुझो को मिल रहा है तो ये या तो अल्ट्रावायलेट ए से मिल रहा होगा, या तो अल्ट्रावायलेट ए से मिल रहा होगा, या तो अल्ट्रावायलेट बी से मिल रहा होगा। ये इसके संपर्क में आ रहा है तभी इसको बुझो को और पहेली को भी विटामिन डी मिल रहा है और हमको भी। तो याद रखना पराबैंगनी किरणों का उपयोग है। इसको हमेशा अमरीश पुरी की नजर से मत देखा करो। अमरीश पुरी ने भी कुछ फिल्मों में अच्छा काम किया है भाई, हमेशा ये विलेन के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको याद रखना। हाँ अच्छा, टेस्ट सीरीज में दोनों ऑप्शन था आरओ के एग्जाम में, बहुत बढ़िया ड्रीम यूपीएससी जी, तो आपने सही भी किया होगा, बहुत बढ़िया। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई। मैं पूरी कहानी बता रहा था इसकी, ये जो लिखा गया था ना, ये यही पूरी चीजें लिखी गई हैं, यही चीजें आपको लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करूंगा चीजें एकदम समझ में आई होंगी। ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या समझा? चल, आज की क्लास में आपने समझा क्या? आज की क्लास में आपने समझा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैं बार बार कहता हूं कि कम खाओ लेकिन चबा कर खाओ, उससे डाइजेस्ट होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो कि रिवर्सेबल नहीं है, जो कि उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं है। पहली बात याद रखना, ये उत्क्रमणीय नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है। और दूसरी बात याद रख लेना, इसमें नया उत्पाद बनता है, ठीक है, नया उत्पाद बनता है, एक बन सकते हैं या एक से अधिक बन सकते हैं, है ना। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण मैंने बताया है कि विलयन से क्या प्राप्त करना, किसी भी विलयन से क्या प्राप्त करना, किसी भी विलयन से ठोस क्रिस्टल का प्राप्त करना, ठोस क्रिस्टल को प्राप्त करना, ठोस क्रिस्टल को प्राप्त करना, ये कहलाता है क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण का एग्जाम्पल जरूर याद रखना, नमक को शुद्ध करना, नमक को शुद्ध करना, नमक को शुद्ध करना जो होता है यह कहलाता है क्रिस्टलीकरण। यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन क्या होता है? लोहे पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना। कोडिंग करना, तो कोडिंग जो किया जाता है किसकी? जस्ते की, जिंक की। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम यसद लेपन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम जस्तीकरण कहते हैं। हाँ अभिनव मिश्रा जी आ रहे हैं बाबू, परेशान मत हो, बिल्कुल आपका हृदय दिल में जो है वो मेरे भी दिल में है, परेशान मत हो। भौतिक परिवर्तन में मैंने क्या बताया? भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, भौतिक परिवर्तन जो होता है ये रिवर्सेबल होता है, यानी कि उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। और दूसरी बात याद रख लेना, इसमें क्या होता है, इसमें नया उत्पाद, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। अरे भाई पानी भाप में बदल गया तो वो है तो पानी, वो भी H2O है, H2O है ना। ऐसा थोड़ी ना कि उसमें कुछ और, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। जंग लगना, जंग लगने की पूरी कहानी मैंने बता दिया। ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब सवाल मैं पूछूंगा और बूझो पूछेगा, सवाल मैं पूछूंगा, बूझो पूछेगा और जवाब आप देंगे, है ना। पहले आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में समझ लेते हैं एक झटके में। आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि परिवर्तन दो हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं।
इन परिवर्तनों में कोई भी नया परिवर्तन नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, यानी कि ये परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ये परिवर्तन रिवर्सेबल हो सकते हैं, उत्क्रमणीय हो सकते हैं। ठीक है, और यहां पे याद रखना रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, ये बात याद रखना हमेशा। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है, एग्जाम्पल में नमक को शुद्ध करना, नमक को शुद्ध करना। ठीक है, तो ये इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब बुझो को प्रश्न है, उसके आप उत्तर करिए, आप जो बोलेंगे वही मैं लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब 1 2 3 करके आप बताते चलिएगा। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण ये भौतिक है कि रासायनिक, बोलते रहिए, आप जो बोलेंगे वो मैं लिखता रहूंगा। भौतिक है कि रासायनिक? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा या रासायनिक? बताओ अभिनव, नहीं तो अभी इसी कंप्यूटर में से खींचेंगे तुमको हम। प्रकाश संश्लेषण ये फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंजमेंट के अंतर्गत आएगा या रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत? आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण, याद रखना, एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, नया उत्पाद बन रहा है और इसको दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो जल में शक्कर को घोलना, ये कैसा परिवर्तन? जल में शक्कर, वाह अभिनव मिश्रा जी, चलो बच गए तुम, बहुत बढ़िया। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। चलो कोयले का जलना, कोयले का जलना, अरे कौन सा रासायनिक परिवर्तन? 2 3 तो लिखते चलो, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ऐसे 2 या 3 लिखते चलो ताकि मुझे पता चले। कोयले का जलना जो होता है, किसी भी चीज का जलना, ये मैंने बताया है रासायनिक। अगर इसको सॉल्व कर दे रहे हो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, ख भौतिक, हाँ ठीक है विभा सिंह जी, बढ़िया है। अब यहां पर ध्यान दो, दीप्ति भौतिक, ठीक है। 3 केमिकल। चलो चौथा बताओ, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया, मोम का पिघलना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन होगा? यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहां पे बताओ, है ना, पांचवा, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला 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 फाइल बना लेना, यानी कि उसको पीट पीट के बहुत पतला कर देना, पतली चादर बना देना। पचवे का हमको उत्तर दीजिए, पचवा, बहुत बढ़िया तमन्ना, ठीक है। पांचवे का उत्तर आपने जरा बताइए, आप लोग पांचवे का उत्तर जरा हमको बताने का प्रयास करिएगा कि एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका पतला फॉइल बनाना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा या रासायनिक? बहुत बढ़िया शिवानी जी, पांचवे को मैं लिख दे रहा हूं भौतिक परिवर्तन, भौतिक ही परिवर्तन होगा। ठीक है, हाँ चलो। भोजन का पाचन, छठवां बता दीजिए, छठवां बता दीजिए। भोजन का पाचन, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, हमारे शरीर का वृद्धि हुआ, विकास हुआ, फलों का पकना हुआ, कागज का जलना हुआ, एल्युमिनियम के तार का जलना हुआ, ये सारे के सारे परिवर्तन किसके अंतर्गत आएंगे? बहुत बढ़िया, ये सारा परिवर्तन किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, है ना। बुझो अगर रहता तो उसका भी हृदय प्रसन्न हो जाता, और मैं भी हूं तो मेरा भी हृदय प्रसन्न है कि मैंने पढ़ाया, आप सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं, मजा आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहां पर समझो, यहां पे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। अब यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप हमको बताते चलिए। ठीक है, बताते चलिए। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बताओ सत्य है कि असत्य है? ये बताओ सत्य यानी कि ट्रू है या फॉल्स है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, यानी कि लकड़ी को आप कई ढेर सारे टुकड़ों में बांट दिए हैं, क्या यह रासायनिक परिवर्तन है? ये फिजिकल है कि केमिकल है? रासायनिक है, बताओ जल्दी दबाओ, जो है यस या नो, सत्य या असत्य?
सत्य या असत्य? सत्य होगा कि असत्य? फर्स्ट क्या होगा? फाल्स होगा। अरे भाई फाल्स होगा, असत्य है ये। क्यों असत्य है ये? असत्य है ये। क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी ही बनेगा, फिर लकड़ी बनेगा, नया उत्पाद थोड़ी ना बन रहा है। नया उत्पाद बनना चाहिए रासायनिक परिवर्तन में, ये पहली शर्त है, नया उत्पाद बनना चाहिए। चलो, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना, पत्तियां हैं, वो पत्तियां सड़ गई, गल गई और खाद बन गया। अब खाद बन गया तो वो फिजिकल है कि केमिकल है? सत्य है कि असत्य है? ये ख वाला उत्तर दो। सत्य है या असत्य है? ट्रू है या फॉल्स है? दूसरा क्या है? दूसरा फॉल्स कैसे होगा चंचल जी? कैसे फॉल्स होगा? ये ट्रू है, ये ट्रू के अंतर्गत आएगा, ये सत्य के अंतर्गत आएगा। फंस गए। पत्तियों से अगर खाद बन गया है, याद रखना ये एक प्रकार का, अच्छा भौतिक परिवर्तन लिखा है क्या? पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखना ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है। पत्तियों से खाद अगर बन गया है तो खाद को पुनः पत्ती में आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि पत्तियों का रासायनिक संगठन और इसका रासायनिक संगठन में अंतर होता है। पत्तियों से खाद जब बनता है तो उसके कंपोजिशन में बदलाव हो जाता है, एक नया उत्पाद बन जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक नहीं है, रासायनिक है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ये भी असत्य होगा। ये भी कैसा होगा? असत्य होगा, असत्य होगा। हाँ, जस्ते पे लेपित लोहे की पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगता है। जस्ते लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगर जस्ते का लेपन हो जाता है तो वो क्या होता है? वो जंग से बचता है, ये सही बात है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं। कैसे एक ही पदार्थ हो जाएंगे? जब जंग रासायनिक परिवर्तन के बाद बन रहा है, जब रासायनिक परिवर्तन के बाद बन रहा है तो रासायनिक परिवर्तन वो ही परिवर्तन होता है जिसमें नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद बनता है। तो याद रख लेना, ये एक ही पदार्थ नहीं होते हैं, ये असत्य है, ये असत्य है। हाँ, नो सोनम जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? नो। ठीक है। और भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है बोला है, सत्य है। ये रासायनिक परिवर्तन थोड़ी ना है भाप का संघनन, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भाप का संघनन का मतलब क्या समझ रहे हो? भाप से पानी बन जाना, यानी बरसात जो होती है, वर्षा जो होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ख को पुनः देख लें राजेश जी। अच्छा, ख को मैं देख ले रहा हूं। पत्तियों से खाद का बनना भौतिक परिवर्तन है, सही है, असत्य है ये? ठीक है, हाँ, असत्य होगा। समझो कैसे? अगर जिसको भी यहां पे समस्या हो रही है, डाउट हो रहा है, इस चीज को समझ लो। पत्ती से अगर खाद बन गया है तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया है कि रासायनिक परिवर्तन की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है? उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार जो होता है बदल जाता है और नया उत्पाद बन जाता है। तो पत्ती से क्या बन गया? खाद बन गया, एक नया उत्पाद बना है। और दूसरी चीज, ये नॉन रिवर्सेबल होता है, इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो क्या खाद से पत्ती को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बाबू। काहे के लिए परेशान हो? काहे के लिए? हाँ, परेशान मत हो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया? ये आ गया आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो आज मैं इस चैप्टर को भी कराने वाला था, मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुरूप, लेकिन 1 घंटे की क्लास यही हो गई, तो आज इसको रहने देते हैं। कल इस पर आएंगे, कल इस पर बात करेंगे। ठीक है सर जी, लकड़ी के टुकड़े का कटना, हाँ अभिनव मिश्रा जी, क्या दिक्कत है? भौतिक परिवर्तन होगा, लकड़ी के टुकड़े का करना। अच्छा प्लीज मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भाई। ये पेन है, मैंने शुरुआत ही यहीं से किया है। पेन है, इस पेन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दो तो क्या एक अलग उत्पाद बन गया? नहीं भाई, ये अलग उत्पाद नहीं बना है।
और इस एक टुकड़े की और इस पूरे पेन की भौतिक गुण एकदम समान होंगे, इसका जैसे रंग है उसका भी वैसे रंग रहे। हाँ, तो ये था सवाल और आशा करूंगा आपको चीजें समझ में आई होंगी। कैसी लगी क्लास? आपके कमेंट से ही मुझको प्रेरित करते हैं कि आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू करता रहूं। जिस दिन आपके कमेंट्स आना बंद हो जाएंगे उस दिन मेरा क्लास आना बंद हो जाएगा। आपके कमेंट से ही मुझको प्रेरित करते हैं, मुझको ऊर्जा देते हैं। इसी तरीके से प्यार, स्नेह और विश्वास बनाए रखिए। जब तक ये प्यार, स्नेह और विश्वास रहेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एनसीईआरटी नहीं रुकेगी, इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, इस वजह से आपका जो नैतिक दायित्व है वो उसका आप निर्वहन करते रहिए, अर्थात मुझको प्रेरित करते रहिए। देखिए, दुनिया का कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, अगर उसके पास में ऑडियंस नहीं रहेगी और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रहेगी तो वो अपनी कला को कभी भी पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक अध्यापक होता है, अध्यापक के लिए ये लाइव संख्या और उसके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। ये न होने पर एक अध्यापक जो होता है उसका मनोबल गिरता है। तो नैतिक दायित्वों का निर्वहन करें। बाकी मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा हूं, ये ईश्वर साक्षी है इस बात का। मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूं, क्लास की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। क्लास की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। ठीक है, क्लास की टाइमिंग में बदलाव हो गया है, इसी वजह से मैंने कहा है टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपकी क्लास की जो टाइमिंग है सोमवार से जो आपकी क्लास चलेगी, सोमवार से जो आपकी क्लास चलेगी, मंडे से जो आपकी क्लास चलेगी वो 6 PM पे चलेगी। ठीक है, शाम को 6 PM पे चलेगी। तो वो जो 5 बजे आप क्लास करते थे वो 5 बजे नहीं रहेगी, 6 बजे रहेगी। तो नहा धो के चाय पानी पी करके फोन उन पे बतिया लीजिएगा, क्योंकि 6 से 7 आपको एनके सर को देना है, केवल और केवल एनके सर को देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।